नमस्कार दोस्तों, 1947 एक ऐसा साल जो सिर्फ एक साल नहीं बल्कि लाखों लोगों के अरमानों का संगम था। एक ऐसा टाइम जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 से गुजर रही थी। हमारे देश भारत के लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये आज़ादी इतनी भी आसान नहीं थी। हर सफर में लाखों लोगों के खून बहे, आंसू बहे और हजारों परिवारों के सपने बिखरे। क्या आपको पता है कि 1947 तक पहुंचते पहुंचते भारत को कितनी मुश्किल राहों का सामना करना पड़ा? और 1947 में हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन वो अपने साथ एक बड़ी ट्रेजेडी लेकर आई, जो कि था पार्टीशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने अपनी आज़ादी जीती और कैसे पार्टीशन यानी बंटवारे ने उसी खुशी में करवाहट बोला। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको खोल देता हूं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। 1947 की यात्रा काफी संघर्ष और बलिदान से भरी हुई है और भारत के स्वतंत्र के विचार में 6 मेजर की इवेंट्स शामिल थे। पहला, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे ब्रिटिश रूल के खिलाफ भारत की आजादी के लिए पहला जंग भी कहा जाता है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवक सेपॉय यानी भारतीय सैनिक के म्यूटनी से शुरू हुआ और जल्द ही पूरे देश भर में फैल। हालांकि ये रिवॉल्ट आखिरकार दब गया, लेकिन ये स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस 1885, ये एक राजनीतिक संवाद और कार्यवाही का मंच था। शुरुआती दौर में तो इन्होंने केवल सेल्फ गवर्नेंस की मांग की थी, लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में इनका भी रुख पूरी आजादी की तरफ मुड़ चुका था। तीसरा, रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया अपने साथ सत्याग्रह की फिलॉसफी को लेकर आए थे। इनके मेथड ने लाखों लोगों को एक साथ लाया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने का एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया, खासकर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान। चौथा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, जहां पे ब्रिटिश फोर्स ने अमृतसर पंजाब में एक शांत सम्मेलन पर गोली चलाई, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था जिसने एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। पांचवा, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको महात्मा गांधी जी ने 1942 में स्टार्ट किया, जो कि एक मास प्रोटेस्ट था और जो ब्रिटिश रूल की अंत की मांग करता था, जिसमें कांग्रेस के मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे दबाया भी गया था। छठा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1947 में पास किया गया, जिसने भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन यानी बंटवारा किया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया गया। ये तो केवल की इवेंट्स थे, लेकिन इस यादगार साल को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझना पड़ेगा, जब भारत पर ब्रिटिश का राज था। महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंस की फिलॉसफी ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर गहरा असर डाला था। उनका अप्रोच इस विश्वास पर अड़ित था कि नॉन वायलेंस केवल हिंसा की कमी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का एक पावरफुल तरीका है। सत्याग्रह गांधी जी की फिलॉसफी का केंद्रीय कॉन्सेप्ट था, जो ट्रूथ फोर्स या सोल फोर्स का अर्थ है। उनकी इस फिलॉसफी ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक बहुत बड़े ऑडियंस के लिए एसेसिबल बनाया, जिसमें महिलाएं, किसान और लोअर कास्ट भी शामिल थे और ऐसे व्यक्ति जो कि वायलेंट स्ट्रगल में खुद को पावरलेस महसूस करते थे, वो भी शांत प्रदर्शन और सिविल डिसोबीडियंस में शामिल हो सकते थे। गांधी जी ने काफी सारे महत्वपूर्ण कैंपेन भी किए, जिसमें नॉन वायलेंट शामिल था, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट। और गांधी जी के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ब्रिटिश रूल से भारत की इंडिपेंडेंस नेगोशिएशन करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। अपनी शुरुआती सालों में कांग्रेस के नेता ब्रिटिश राज्य से सहानुभूति रखते थे और उनसे बेहतर रिश्ता बनाए रखना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की सोच में बदलाव आता गया। लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद इसके नेता भारत को ब्रिटिश एम्पायर का एक स्वतंत्र नेशन बनाना चाहते थे, लेकिन अभी भी उनकी मांग पूरी आजादी की नहीं थी, केवल सेल्फ गवर्नेंस की थी। लेकिन 1920s और 30s में महात्मा गांधी जी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी नॉन वायलेंट और सत्याग्रह की फिलॉसफी को कांग्रेस में भी लागू किया। 1929 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें 1929 तक भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई या फिर सिविल डिसओबीडियंस का सामना करने की धमकी दी गई। ये पूरी इंडिपेंडेंस की तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था।
1942 में कांग्रेस ने ब्रिटिश से इमीडिएट और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर की मांग की, लेकिन ये मांग असफल रही क्योंकि ब्रिटिश सरकार इससे सहमत नहीं थे और ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम था जब कांग्रेस को अपनी मांगों के लिए लड़ना पड़ा। जिसके बाद जन्म होता है क्विट इंडिया मूवमेंट का, जिसे अगस्त मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी बॉम्बे के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में डू और डाई यानी करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण देते हैं। इस भाषण में उन्होंने लोगों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े होने और सिविल डिसोबीडियंस का आग्रह करते हैं और ये खबर सुनते ही ब्रिटिश सरकार तुरंत एक्शन में आ जाती है और गांधी जी, पटेल, नेहरू और अन्य कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद जयप्रकाश नारायण और अरुणा असफ अली जैसे नए नेता इनकी जगह संभालते हैं। इस मूवमेंट ने देश भर में भारी प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जन्म दिया, जिसके बाद लोगों ने आक्रोश में आकर सरकारी बिल्डिंग्स पर हमले किए और कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी देखी गई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मूवमेंट को दबाने के लिए काफी कठोर कदम भी उठाए। 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार और पुलिस ब्रूटैलिटी का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। ब्रिटिश सरकार ने 1944 तक इस मूवमेंट को दबाना जारी रखा, कांग्रेस को बैन कर दिया गया और कांग्रेस के नेताओं को पूरे युद्ध के दौरान जेल में रखा गया। इन सारी चीजों ने एंटी ब्रिटिश भावनाओं को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया और लोग अपनी आजादी के लिए और भी गहरी इच्छा दिखाने लगे और आखिरकार वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने कॉलोनियल पॉलिसी पर पुनः विचार किया। युद्ध के दौरान आर्थिक और राजनीतिक थकान ने ब्रिटिश को ये समझने पर मजबूर किया कि अब उन्हें भारत को आजाद करना होगा और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट अन्य कई कारणों के साथ भारत को आजादी देने में सफल हो गया। हालांकि इसने तुरंत आजादी नहीं दी, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता की इच्छा और संघर्ष को बड़े पैमाने पर दिखाया। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे जैसे इंडिपेंडेंस का सपना करीब आ रहा था, वैसे वैसे डिवीजन भी बढ़े। जो स्ट्रगल मिलियंस को यूनाइट कर रहे थे, वही डिवीजन का भी बीज बो रहे थे। मूवमेंट के दौरान कुछ पार्टी जैसे कि मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हिंदू महासभा ने इस मूवमेंट का विरोध किया। इसी दौरान मुस्लिम लीग की मेंबरशिप भी बढ़ गई और मुस्लिम लीग ने कहा कि बिना पार्टीशन के ब्रिटिश का भारत से जाना सही नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग ने कई सारे प्रदेशों पर अपना कंट्रोल प्राप्त कर लिया था, जो कि आगे चलकर पाकिस्तान बनने में मददगार भी साबित हुआ। इन सारी चीजों के बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं एक शख्स के बारे में, जो कि है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था और उन्होंने अपनी एजुकेशन लंदन से कंप्लीट की थी और एक बैरिस्टर बनकर वापस आए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और शुरुआत में जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम की एकता की मांग की थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी काम किया था। लेकिन 1920 के बाद उन्होंने माना कि मुस्लिम को भी एक अलग राज्य चाहिए जिसे उन्हें सुरक्षा और आजादी मिले, जिसके थ्रू 2 नेशन थ्योरी लाई गई। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के सृजन की मांग की और इस रेजोल्यूशन ने मुस्लिम समुदाय में एक उमंग जगा दी। हालांकि कांग्रेस और इसके नेता खास तौर पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इस पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये पार्टीशन देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर करेगा और इस पार्टीशन के दौरान हिंसा और खून खराबा भी होगा, जो कि सच में हुआ भी। इसके बावजूद पार्टीशन को आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि मुस्लिम लीग, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे, उन्होंने यह ठान लिया था कि मुस्लिम कम्युनिटी को अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए एक अलग होमलैंड की जरूरत है। और फाइनली 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान घोषित किया जाता है, जो ब्रिटिश इंडिया को 2 अलग अलग राष्ट्र, हिंदू प्रधान भारत और मुस्लिम प्रधान पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव देता है। पंजाब और बंगाल के प्रदेशों को धार्मिक जनसंख्या के आधार पर पार्टीशन किया जाता है। इसका मतलब ये था कि जिन जगहों पर मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा थी वह पाकिस्तान को जाएंगे और जिन जगहों पर हिंदू की संख्या ज्यादा थी वह भारत में ही रह जाएंगे। और अंत में इस प्लान को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस 14 अगस्त और इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मनाई, ताकि आखिरी ब्रिटिश वाइसर लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगहों की रस्मों में हिस्सा ले सके। और अब आ जाता है टाइम भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों को सही तरीके से विभाजित करने का, जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है रेड क्लिफ लाइन का, जिसे 1947 में भारत के पार्टीशन के दौरान पंजाब और बंगाल के प्रदेशों के लिए बाउंड्री कमीशन के द्वारा तय किया गया था, जो कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांटती है, वेस्ट बंगाल जो कि भारत में रहा और ईस्ट बंगाल जो कि बाद में जाकर ईस्ट पाकिस्तान और
अब बांग्लादेश बना। रेड क्लिफ सर साइनिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया, जो इन 2 कमीशंस के चेयर थे। रेडक्लिफ को केवल 5 हफ्तों का समय दिया गया था सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, जबकि पहले उन्होंने कभी भी भारत का दौरा नहीं किया था। ये लाइन 17 अगस्त 1947 को ऑफिशियली घोषित किया गया, यानी इंडिपेंडेंस के जस्ट 2 दिन बाद, और जल्दी में तय की गई सीमाओं के कारण लाखों लोगों की मौत हुई। पार्टीशन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देशों में शरण लेनी पड़ी। बहुत से विद्वानों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने पार्टीशन की प्रोसेस को ठीक ढंग से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले की गई और विभाजन की बाद में। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों पर थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि बहुत सारे लोग इधर से उधर जाएंगे तो दंगे भी हो सकते हैं। लोगों का विचार था कि दोनों देशों की माइनॉरिटीज के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए कोई प्रबंध नहीं था। इसकी वजह से दंगे हुए, लाखों लोगों की जान गई और कई सारे लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाजा लगाया जाता है कि इस दंगों में 5 से 30 लाख लोगों की जाने गई, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसी ना जाने कितनी दर्दनाक कहानियां हैं हमारे देश के आजाद होने से लेकर उसके पार्टीशन यानी बंटवारे तक की। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक और क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर देश के पार्टीशन होने तक हमारे देश ने ना जाने कितनी सारी चीजों का सामना किया है, जो हमें दिखाती है कि हमें ये आजादी कितनी मुश्किल से मिली है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई नो अभी भी बहुत सारी कहानियां बाकी है, बट हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश की कहानी कितनी लंबी है। तो इस बीच अगर कोई भी इंसिडेंट मिस हो गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि जब हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएं तो उसे भी कवर अप कर सके। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में हमें ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।